देखिए, ईरानी लोग जो हैं वो आज का सिविलाइज़ेशन नहीं है। ये सिविलाइज़ेशन हज़ारों साल पुराना है। दोस्तों, कुछ सालों से हिंदू धर्म की संस्कृति को अलग-अलग देशों में बड़े ही स्तर पर फॉलो किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, क्योंकि कुछ ही सालों के अंदर ही कई देशों से ये खबर आती गई कि वो देश भी हिंदू रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक तरफ से देखा जाए तो इस दौर में इस्लामिक देश भी पीछे नहीं है। जी हाँ, आपको थोड़ा जानकारी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है और सत्य को प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि इस्लामिक देश ईरान में भी पढ़ाए जाते हैं हिंदू धर्म के ग्रंथ गीता, रामायण और महाभारत। दोस्तों, किसी को भी जानकर शायद बड़ा आश्चर्य होगा कि ईरान के कई विश्वविद्यालयों में गीता, रामायण और महाभारत जैसे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है। यहाँ तक कि ईरान सरकार ने फारसी भाषा में इन तीनों पुस्तकों का अनुवाद भी प्रकाशित किया है, ताकि फारसी पढ़ने वाले लोग भी सनातन धर्म की खूबियों को अच्छे से जान सकें। दोस्तों, भारत और ईरान के बीच संस्कृति आदान प्रदान का सिलसिला सदियों पुराना है और इसका असर वहाँ की शिक्षा पर नजर आता है। वहीं ईरान सरकार का ये मानना है कि हिंदू धर्म एक प्राचीन सनातनी धर्म है, जिसके बारे में जानकारी एकत्र करना बेहद ही जरूरी है, जिससे वो अपने अस्तित्व को जान सकें। लेकिन यहाँ आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ईरानी लोग हिंदू धर्म की संस्कृति और सभ्यता से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। इसीलिए ईरान में लोगों के अंदर हिंदू धर्म के बारे में जानकारी पाने की उत्सुकता रहती है। वहीं ईरान के कई विशेषज्ञों का ये कहना है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे मुगल बादशाहों के दौर में भी फारसी भाषाओं में इन तीनों पुस्तकों का अनुवाद करके प्रकाशित किया गया था, ताकि उस समय के लोग भी हिंदू धर्म को अच्छे से समझ सकें। यही वजह है कि ईरान के लोग सनातन धर्म को महत्व देते हैं। दोस्तों, आप इस समय देख ही रहे हैं कि ईरान की स्थिति इस वक्त कैसी बनी हुई है। वहाँ के लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की मीडिया में इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि ईरान से इस्लाम का खात्मा शुरू हो चुका है। वहाँ पे आज़ादी होती है जैसे भारत है, तो वहाँ पे लोग उस आज़ादी को रिस्पेक्ट नहीं करते। वो कोई भी धर्म का आदमी, सिर्फ मुसलमानों को बात कर रहा, कोई भी हो, जो मुफ्त में मिली चीज़ होती है, हमारे लिए तो मुफ्त ही है। तो हमारे बाप दादा थे जिन्होंने खून बहाया जान दी, हमें तो मुफ्त ही नहीं है। तो फौजी है जो सड़क पे जान दे रहा है हमारी आज़ादी के लिए, वो खून बहा रहा है। बाकी लोग तो अपने अपने वे में इकॉनमी में देश में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो सैक्रिफाइस वाली बात है वो तो कम लोगों ने करी, उसको हम ग्रांटेड है। ये जो लड़ाई है ईरान की हिजाब की, हिजाब एक ट्रिगर था, उस लड़की की अफसोसनाक मौत जो हुई थी वो ट्रिगर थी। But this entire scenario, which is almost like a civil war in Iran, has very little to do with hijab. देखिए, ईरानी लोग जो हैं वो आज का सिविलाइजेशन नहीं है। ये सिविलाइजेशन हज़ारों साल पुराना है। जब किंग साइरस और किंग ज़र्क्सिस हुआ करते थे, उनके भी पहले का है। तो दिस प्रीडेट्स इस्लाम। जो ईरानियन सिविलाइजेशन है वो इस्लाम के पहले का है। तो और ये उस वक्त का है जब आप ये लगा लीजिए, जब ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, इस पूरे खित्ते में दिस वाज अ सिविलाइज्ड प्लेस। और तो कहने की बात यह है कि उन लोगों का एक खास माइंडसेट है। 1979 जब रेवोल्यूशन हुई थी, उसके पहले बड़ा मॉडर्न मुल्क हुआ करता था। वहाँ के लोग मॉडर्न विचारधारा के हैं, मॉडर्न सोच के हैं, मॉडर्न ज़हनियत रखते हैं। लेकिन फिर वो मौलाना मौलवी आए और उन्होंने सबको फिर मारपीट शुरू करी। 1979 में रेवोल्यूशन हुई थी ईरान में, आपको बताइए बेटर मुझसे। तो ये सब हुआ और फिर ईरानी लोग ऐसा पसंद भी नहीं करते। तो वो जो हैं, वो लड़कियाँ जो हैं वो हिजाब जला रही हैं या अपने बाल काट रही हैं। एक लड़की है जिसने अपने बाल काट के अपने भाई की कब्र के ऊपर डाल दिया उसने। तो हिजाब तो एक ट्रिगर था। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अगेन एन ईरानियन फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी की लड़ाई करना है। जो अक्सर तारिक फतेह साहब बोलते हैं ना, अल्लाह का इस्लाम और एक मुल्ला का इस्लाम। अक्सर तारिक फतेह साहब बोलते हैं मुल्ला के इस्लाम से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे मैंने इंडियन मुस्लिम्स पे ज़्यादा नहीं देखा कि वो कमेंट कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में। DOI+ करके आता है, वो पेड होता है।
TY+ वो आर्टिकल, तो मैंने वो पढ़ा, हसन सुरूर साहब का है। तो वो जो आर्टिकल है मैं आपको बताता हूँ, उसमें इन्होंने ना काफ़ी कुछ बातें बोली हैं और ये मैं आपके भी थोड़ा सा सामने रखना चाहता हूँ। वाई इट इज़ टाइम टू डीलिंक हिजाब फ्रॉम इस्लाम, और ये हसन सुरूर साहब हैं और इनकी ओपनिंग लाइंस क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, Indian Muslims and liberals who are staying mum about the anti-hijab protests in Iran are making the mistake of viewing a secular struggle for rights through a religious prism. एक जो सेक्युलर स्ट्रगल है ईरान में, अपनी इज्जत का, अपनी आबरू का, अपनी आज़ादी का, उसको एक रिलीजियस प्रिज्म से देख रहे हैं। तो यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, ये हसन सुरूर साहब का आर्टिकल ये कहता है कि यहाँ पे भारत में कई मुसलमान हैं जो कहते हैं कि नहीं, वो ईरान की जो औरतें कर रही हैं गलत है और औरत को हिजाब में ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी मौलवी मौलाना रिलीजियस लीडर यही स्टोरी बनाते रहते हैं। तो ये चल रहा है यहाँ पे, विच इज वेरी सैड, बिकॉज आई थिंक और इंडिया में भी जो लोग कह रहे हैं ना कि आपने हिजाब मना करें, हिजाब किसी को मना नहीं कर रहा। भारत क्यों किसी को मना करेगा? हम कह रहे हैं स्कूल में मत पहनो, हम कह रहे हैं जो यूनिवर्सिटी वहाँ पे मत पहनो, आपको घर में पहनना है, आपको शॉपिंग मॉल में पहनना है, आपको दफ्तर में पहनना है, आपको कहीं पर पहनना है, आपका मामला, आपका पर्सनल मामला है, बट एक यूनिफॉर्म होती है ना, कल कोई कुछ पहनेगा, कल कोई कुछ पहनेगा, तो फिर पूरा मकसद क्या है किसी का भी स्कूल आने का या यूनिवर्सिटी जाने का कि सब बच्चे बराबर हैं? ये बराबरी का जो इक्वालिटी का मकसद है, ये डिफीट होता है, वरना क्या है? और फिर से वो बात कहूँगा जो मैंने आपको शायद एक बार पहले भी बताई बाकी के शो में, कि ओवैसी साहब जैसे जो लीडर्स हैं इंडिया में, वो आरजू जी कभी ये मुसलमान बच्चों से ये नहीं पूछते कि बेटा आपके नंबर कितने आए, आपको कोई कोचिंग क्लासेस के लिए आपको मदद चाहिए, आपकी मेडिकल की जो तैयारी चल रही है वो कैसे चल रही है, इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे चल रही है, बेटा आप वकील बनना चाह रहे थे, आपकी तैयारी, कभी ओवैसी साहब नहीं गए, कभी ये सब बातें नहीं करी। बेटा आप नमाज पढ़वा रहे हो स्कूल में, बेटा आप हिजाब पहन के जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा। बच्चे का हक जो है वो इल्म का है, बच्चे का जो हक है वो इल्म का है, और कुरान शरीफ में जो पहला लफ्ज लिखा है वो इकरा है, रीड। और मुसलमान का फर्ज है कि वो पढ़े, मुसलमान पे ये फर्ज नहीं है कि वो हिजाब पहने, मुसलमान पे फर्ज है कि वो पढ़े। और जो कुरान शरीफ का जो पहला लफ्ज है इकरा, उसके खिलाफ ये मुसलमान लीडर जा रहे हैं। ईरानियन मुसलमानों उनको ये बात समझ में आ गई बहुत पहले। हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम लीडर्स हैं ना, आम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम लीडर्स मौलाना मौलवियों की बात कर रहा हूँ, उनको कब कुरान शरीफ समझ में आएगी जब आएगी बताइए। ये तो आपने ये भी शायद न्यूज़ देखी होगी कि ईरानियन प्रेसिडेंट से कोई इंटरव्यू लेना चाह रही थी, मुझे याद नहीं कि किस मीडिया से, CNN की थी या BBC की थी, तो उन्होंने कहा जी हेड कवर करके आए, तो उन्होंने मना कर दिया था, नहीं इस तरह से नहीं आऊँगी। तो वो तो वहाँ पे अभी तक एक चल रहा है माइंडसेट, और अच्छी बात ये है कि वो लोग निकल रहे हैं और उसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे हैरत है इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर कि वो एक बिल्कुल ही उलट बात कर रहे हैं, यानी दोनों जितनी मुस्लिम्स हैं और एक दूसरे से अलग बात कर रहे हैं। वो कह रहे नहीं पहनना है, ये कह रहे हैं कि नहीं जी इस्लाम कहता है, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि अच्छी बात है पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, जिन्होंने पहनना है पहने, नहीं पहना कुछ ऐसा जो है वो प्रॉब्लम का मतलब होना चाहिए था, क्योंकि हर प्रॉब्लम हमारे यहाँ होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम हाईकोर्ट के नहीं है। दूसरी ऐसा है ना कि यहाँ पे मुसलमानों को जो उनके लीडर हैं, जो मौलवी मौलाना हैं, उन्होंने कभी भी मुसलमानों की तरक्की के बारे में बात कभी ये नहीं बोला कि पढ़ाई क्या है, नौकरियों के बारे में, ये कभी मुद्दा रेज नहीं किया। उनका सिर्फ ये था कि हज चले जाओ, 50% डिस्काउंट दे देगी सरकार, और वक्फ बोर्ड ने इतनी ज़मीन और घेर ली है। तो यही है कि इनके 2-3 मसले हैं, पैसे का, ज़मीन का, और डायरेक्टली इस्लाम की जो रसूमात है